हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान 360। आप सभी का स्वागत है राजस्थान 360 ए पार्ट ऑफ अन अकेडमी। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छी चल रही होगी। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाइएगा, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की चर्चा को हम मेरे प्यारे साथियों प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर मेरे प्यारे साथियों आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरे प्यारे साथियों मेरा प्रोफाइल आप लोगों को दिख जाएगा और यहाँ आप मुझे फॉलो कर लेना ताकि मेरे द्वारा जो भी स्पेशल सेशन लिया जाता है, स्पेशल क्लासेस जो ली जाती हैं, उनका नोटिफिकेशन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों तक पहुँच सकेगा। अगर आपसे ज्वाइन करने से पहले कोड पूछता है तब आप मेरा कोड प्रवीण11 अप्लाई कर सकते हैं, जिससे फ्री एंट्री इस क्लास में आपकी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, चाहे वो आरपीएससी कैटेगरी हो, यहाँ पर आप आरएस या एसआई के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं और या फिर आपके रिट के लिए भी मेरे साथ यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं आरपीएससी कैटेगरी में, या फिर किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आप मेरा रेफरल कोड है प्रवीण11, इसका इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे आप आरपीएससी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं रेफरल कोड प्रवीण11 का इस्तेमाल करके, तो आरपीएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर होंगे उनकी सबकी क्लासेस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। यहाँ वीकली क्विज भी रहेगा, डाउट सेशन भी रखा जाता है, पीडीएफ भी मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और सभी एजुकेटर की क्लास में एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप प्राप्त कर सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा सभी बच्चे। और आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तो चल ही रहा था। उसके लिए एक स्पेशल इवेंट मेरे द्वारा आपका सैटरडे को एक मैराथन क्लास करवा दिया जाएगा, उसके माध्यम से उसे पूरा कंप्लीट कर देंगे हम एक नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको राजस्थान से रिलेटेड है। और राजस्थान में किसान आंदोलन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जहां से एक प्रश्न आपसे अवश्य ही पूछा जाता है, चाहे वो राजस्थान के 1857 की क्रांति हो, किसान आंदोलन हो, प्रजामंडल आंदोलन हो या राजस्थान का एकीकरण हो, एक एक प्रश्न यहाँ से आने की संभावना रहती है। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट जो था, जो अपना थोड़ा सा शेष रह गया था, और उसमें महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाओं वाला पार्ट जो आता है वो भी अपना थोड़ा सा शेष रह गया था, तो उसको मैं सैटरडे या संडे जो आगामी आपका रहेगा, क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी नहीं रहेगी, मैं यहाँ पर अवेलेबल भी रहूंगा। कल से आपकी क्लास लाइव भी करवा दूंगा, क्योंकि आज मैं क्लास लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, घर पे ही था, जिसकी वजह से यहाँ से नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है कि मैं लाइव क्लास अरेंज कर सकूं। इसलिए अपना नेक्स्ट सेशन जो है कल से लाइव भी रहेगा और आगे हम सैटरडे या संडे को मेरे प्यारे साथियों अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है उसको कवर कर देंगे। तो मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभ करने जा रहा हूं, तब तक आप एक बार सेशन को शेयर अवश्य कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। ये अपना टॉपिक जो है ये किसान आंदोलन वाला टॉपिक है। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार किसानों के द्वारा यहाँ पर जो आंदोलन चलाए गए थे मेरे प्यारे मित्रों, वो किस प्रकार चलाए गए थे, क्यों चलाए गए थे, उसके पीछे कारण क्या रहा था। एक सेकंड का इंतजार कीजिएगा बस। हाँ जी, अब देखिएगा जी, आगे बढ़ता हूं, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं मेरे प्यारे मित्रों। बात अगर की जाएगी किसान आंदोलन जो है, ये इसके पीछे अनेक सारे कारण रहे होंगे। किसानों से यहाँ से लाग-बाग और कर जो थे वो मेरे प्यारे साथियों वसूल किए जाते थे, तथा साथ ही साथ मैं अगर आपको बताऊं कि लाग-बाग और कर जो है ये वसूल किए जाने के साथ-साथ यहाँ पर किसानों के साथ अत्याचार भी किया जाता था, जिसके कारण किसानों के द्वारा आंदोलन चलाने का निर्णय जो था, ये मेरे प्यारे मित्रों लिया गया। तो अनेक प्रकार के लाग-बाग जो आते हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण लाग-बाग और कर जो हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ। जैसे बात अगर की जाएगी, एक मेरे प्यारे साथियों कर आता है जिसका नाम आता है चौवरी कर। क्या नाम बताया मैंने आपको? चौवरी कर। चौवरी का मतलब क्या होता है? अरे शादी-वादी होती है तब आपने सुना होगा चौवरी वर्ड के बारे में, है ना? चौवरी वो स्थान होता है जहाँ पर बैठ कर के वर और वधू जो है फेरे लेते हैं। तो किसान द्वारा अपनी पुत्री का जब विवाह किया जाता था, तो उसकी एवज में किसानों से 5 रुपए कर के रूप में वसूल किए जाते थे। वह कर आपका चौरी कर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, किसान
से उसकी पुत्री के विवाह के अवसर पर, पुत्री के विवाह के अवसर पर 5 रुपए कर के रूप में, कर के रूप में वसूल किए जाते थे, कर के रूप में वसूल किए जाते थे। वह आपका कौन सा कर हो गया है जी? चौरी कर हो गया है। किसान से पुत्री के विवाह के अवसर में, मतलब जब भी किसान अपनी पुत्री का विवाह करेगा, ठिकानेदार को 5 रुपए टैक्स के रूप में या कर के रूप में उसे देने पड़ते थे। ये मेरे प्यारे साथियों कौन सा कर आ गया? आपका चौरी कर आ गया। इसका उल्लेख मिलता 5 रुपए से लेकर के 13 रुपए तक ये कई जगह कर जो है वसूल किया जाता था। दूसरा कर मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, आपके एक लागबाग आता है। मतलब लागबाग एक कर का ही प्रकार होता है और हम उन्हीं लागबाग के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। तो इसी के तहत एक कर आता है मेरे प्यारे साथियों जिसका नाम आता है तलवार बंधाई कर। कौन सा है जी? तलवार बंधाई कर। और तलवार बंधाई कर की बात अगर की जाएगी तो मेरे प्यारे साथियों आपके तलवार बंधाई कर जो है, जब भी नया ठिकानेदार ठिकाने पर बैठता था तो उसकी एवज में किसानों से कर वसूल किया जाता था, वह आपका तलवार बंधाई कर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं नए ठिकानेदार के गद्दी पर बैठने की एवज में, गद्दी पर बैठने की एवज में वसूल किया जाने वाला, वसूल किया जाने वाला कर जो है ये आपका कौन सा कर हो गया है जी? तलवार बंधाई कर। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों एक आता था आपके लाटा कुंता पद्धति। क्या है जी? लाटा कुंता पद्धति मैंने आपको बताया है। लाटा जानते हो क्या? अरे पहले किसान जहां पर फसल निकालते थे ना उस स्थान को लाटा ही कहा जाता था क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों उसको लाटा कहा जाता था। तो किसान से खड़ी फसल की एवज में लिया जाने वाला कर, मतलब किसान के खेत में जो फसल लहला रही है उसको देख करके ही आपके कर का अनुमान लगा दिया जाता था, अर्थात कर निर्धारित कर दिया जाता था। तो मैं ये कह सकता हूं खड़ी फसल की एवज में, खड़ी फसल की एवज में, फसल की एवज में वसूल किया जाने वाला कर, खड़ी फसल की एवज में वसूल किया जाने वाला कर जो है ये मेरे प्यारे साथियों आपका लाटा कुंता पद्धति। तो चौरी कर किसान के द्वारा अपने पुत्री के विवाह के अवसर पर जो किसान से कर वसूल किया जाता है। तलवार बंधाई मतलब नए ठिकानेदार की गद्दी पर बैठने के एवज में लिया जाने वाला। लाटा कुंता मैंने आपको बताया खड़ी फसल के एवज में लिया जाने वाला कर। तीनों ही लागबाग हैं और लागबाग का मतलब जो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो आपके भू राजस्व कर के अतिरिक्त जो कर वसूल किए जाते थे इन्हें ही लागबाग कहा जाता था। और लागबाग एक आपके कर का ही प्रकार हो गया है, ठीक है ना? तो कर का ही एक प्रकार है ये लागबाग, जो आपके यहाँ पर भू राजस्व कर के अतिरिक्त जो आपके से टैक्स वसूल किया जाता है उसे लागबाग कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। एक और कर आता है मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम आता है सूटा बांटी कर। कौन सा है जी? सूटा बांटी कर की बात अगर की जाएगी, ये क्या है सूटा बांटी कर? तो माय डियर फ्रेंड्स, सूटा बांटी कर का मतलब वो है कि पहले किसान के पास में संपदा क्या हुआ करती थी भाई? पशु संपदा ही हुआ करती थी। जिसके पास जितने ज्यादा अधिक पशु हुआ करते थे वो मेरे प्यारे साथी उससे उतना ही अधिक धनवान समझा जाता था। तो किसान के पास में पशु तो है लेकिन बांधने के लिए जमीन नहीं है। तो किसान के द्वारा जब ठिकानेदार की जमीन पर अपने पशु को बांध दिया जाता था तो उसकी एवज में लिया जाने वाला कर जो है ये आपका सूटा बांटी कर। तो मैं यहां पर बता सकता हूं ठिकानेदार की जमीन पर, किसकी जमीन पर? ठिकानेदार की जमीन पर पशु बांधने की एवज में, पशु बांधने की एवज में
वसूल किया जाने वाला कर जो है ये मेरे प्यारे साथियों आपके सूटा बांटी कर है। इसके अलावा भी अनेक लाग बाग जो थे वो मेरे प्यारे साथियों वसूल किए जाते थे। जैसे एक आता है, इसका नाम आता है जी जाजम लाग। क्या नाम है? जाजम लाग। मतलब ठिकानेदार की हवेली पर नई कालीन बिछाने के एवज में वसूल किया जाने वाला कर। ठिकानेदार की हवेली पर नई कालीन बिछाने की, कालीन कारपेट जानते हो ना, नई कालीन बिछाने की एवज में लिया जाने वाला कर, ये मेरे प्यारे साथियों आपके कौन सा हो गया है? जाजम लाग हो गया है। इसके अलावा एक लाग और हुआ करता था जिसका नाम आता है जी चूड़ा लाग। अब चूड़ा लाग क्या होता था? ठिकानेदार जो उसकी पत्नी के द्वारा जब भी नया चूड़ा पहना जाएगा तो उसकी एवज में भी किसानों से कर वसूल किया जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ठिकानेदार की पत्नी के द्वारा, ठिकानेदार के द्वारा नहीं, ठिकानेदार की पत्नी के द्वारा। चलते हैं, जानते हैं, देखिएगा। ठिकानेदार की पत्नी के द्वारा नया चूड़ा पहनने की एवज में लिया जाने वाला कर जो है ये मेरे प्यारे साथियों आपके चूड़ा लाग था। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो एक आता है जी आपके कुंवर जी का कलेवा। क्या आता है? कुंवर जी का कलेवा। अब ये क्या कलेवा किसको बोलते हैं गांव में? अरे जो सुबह का नाश्ता होता है उसी को तो कलेवा कहते हैं ना। तो मेरे प्यारे साथियों जो आपके ठिकानेदार के पुत्र जो हुआ करते थे उनके नाश्ते के एवज में, जेब खर्च के एवज में लिया जाने वाला कर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ठिकानेदार के पुत्रों के जेब खर्च की एवज में लिया जाने वाला कर जो है ये मेरे प्यारे साथियों आपके कुंवर जी का कलेवा हुआ करता था। तो मैंने ये कहा है कि आपके यहाँ पर किसान मेहनत करने के बावजूद भी भूखा रहने को मजबूर था। कई जगह किसानों से 84 प्रकार के लाग बाग वसूल किए जाते थे। मैंने आपको यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट लाग बाग बताए भी हैं। चंवरी कर है, पुत्री के विवाह के अवसर पर किसान 5 रुपए टैक्स के रूप में देगा। तलवार बंदाई मतलब नए ठिकानेदार की गद्दी पर बैठने के एवज में वसूल किया जाने वाला कर। लाटा कुंता पत्ती खड़ी फसल के एवज में वसूल किया जाने वाला कर। सूटा बांटी कर ठिकानेदार की जमीन पर पशु बांधने के एवज में वसूल किया जाने वाला कर। जाजम लाग ठिकानेदार की हवेली पर नई कालीन बिछाने के एवज में लिया जाने वाला कर। फिर चूड़ा लाग ठिकानेदार की पत्नी के द्वारा नया चूड़ा पहने के एवज में लिया जाने वाला कर। और कुंवर जी का कलेवा जो आपके ठिकानेदार के पुत्र जो हुआ करते थे उनके जेब खर्च के एवज में वसूल किया जाने वाला कर। तो इस प्रकार से कई अनेक सारे लागबाग ये कर जो है ये किसानों से वसूल किए जाते थे, जिसकी वजह से मेरे प्यारे साथियों किसान यहाँ का परेशान हो गया था और मेहनत करने के बावजूद भी भूखा रहने को मजबूर था, जिसके कारण किसानों के द्वारा अनेक सारे आंदोलन अपने आप पर चलाए गए। इन्हीं में से जो प्रमुख आंदोलन आते हैं, वैसे तो सभी आंदोलन प्रमुख हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं अगर कहूं तो बिजोलिया आंदोलन अति महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसके अलावा जनजातीय आंदोलन में एकी आंदोलन और भगत आंदोलन भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो कौन कौन से? एक तो बिजोलिया, बेंगू, इसके अलावा बूंदी, तथा साथ ही साथ अलवर क्षेत्र में 2 किसान आंदोलन हुए। एक मेव किसान आंदोलन, दूसरा आपके नीमू चाणा की घटना आती है, शेखावटी किसान आंदोलन। इसके साथ बीकानेर वाले क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुए, और साथ ही साथ जो आपके जनजातीय आंदोलन में भीलों के लिए एकी और भगत तथा मीणा जनजातीय आंदोलन, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं।
तो यहां तक मामला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और कल से आपकी लाइव क्लास अवेलेबल हो जाएगी। जल्दी से जल्दी जुड़ जाएगा सभी के सभी। एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे मेरे सभी साथी। और जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि मैं आपको कब सैटरडे को कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। चर्चा करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहा हूं मैं बिजोलिया आंदोलन जो हुआ था, किसान आंदोलन, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि बिजोलिया जो है, इसी बिजोलिया वाले क्षेत्र को उपरमाल के पठार के रूप में भी जाना जाता है, उपरमाल का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे उपरमाल का क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसे जिसे राणा सांगा के द्वारा अरे भैया, जब मैंने आपको बताया था, जब राणा सांगा या फिर मेवाड़ के इतिहास की बात की थी, तो मैंने क्या राणा सांगा के बारे में ये बताया है क्या पाती पेरोन प्रथा का पालन उन्होंने किया था खानवा के युद्ध में, जिसके तहत बिजोलिया से अशोक परमार आया था। तो राणा सांगा के द्वारा ये क्षेत्र जो है अशोक परमार को दिया गया था। अशोक परमार मूल रूप से आपके भरतपुर से बिलोंग किया करते थे। दिया गया था जी। कौन सा क्षेत्र? उपरमाल का जो क्षेत्र आता है, ये मेरे प्यारे साथियों राणा सांगा के द्वारा अशोक परमार को प्रदान किया गया था, अशोक परमार को दिया गया था जी। और आपके इसी बिजोलिया वाले क्षेत्र की बात अगर की जाएगी, तो बिजोलिया क्षेत्र में सर्वाधिक किसान जो थे, ये मेरे प्यारे साथियों आपके धाकड़ जाति के किसान थे। और यहां पर ठिकानेदार के द्वारा किसानों से लगभग 84 प्रकार के लागबाग और कर जो थे वो वसूल किए जा रहे थे। और मैं अगर आपको यहां पर ये बताऊं कि ये बिजोलिया जो है, ये मेरे प्यारे साथियों आपके ए श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का? ए श्रेणी का। मैं यहां पर लिख देता हूं, बिजोलिया ए श्रेणी का ठिकाना था, तथा यहां पर किसानों से 84 प्रकार के लागबाग वसूल किए जाते थे। 84 प्रकार के लागबाग वसूल किए जाते थे, तथा यहाँ सर्वाधिक किसान धाकड़ जाति के किसान थे। कौन सी जाति के? धाकड़ जाति के किसान थे। तो 2-3 इंपोर्टेंट बात यहां पर निकल करके आई हैं। एक तो ये ए श्रेणी का ठिकाना था। रेवेन्यू के आधार पर ठिकानों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया था। और यहाँ पर बिजोलिया वाले क्षेत्र में 84 प्रकार के लागबाग जो है, ये मेरे प्यारे साथियों वसूल किए जाते थे। और यहाँ पर जो किसान थे, ये मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक किसान आपके धाकड़ जाति से संबंधित किसान आते हैं। अब देखिएगा जी, आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक मामला बिल्कुल क्लियर है, बेसिक सी बात मैंने आपको अभी तक बताई है। अब बात आती है मेरे प्यारे साथियों 1897 ईस्वी की बात हम कर रहे हैं। 1897 ईस्वी में किसान जो थे, ये मेरे प्यारे साथियों आपके मृत्यु भोज का अवसर था। किसान मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा नामक गांव में गंगाराम धाकड़ के घर, किसके घर जी? गंगाराम धाकड़ के घर मृत्यु भोज के अवसर पर एकत्रित हुए। क्या घर एकत्रित हुए?
और इस समय जब ये एकत्रित हुए हैं तो मैंने आपको कहा 84 प्रकार के लागबाग वसूल किए जा रहे हैं। और यहाँ के ठिकानेदार की बात अगर की जाएगी तो मेरे प्यारे साथियों आपके यहाँ के ठिकानेदार का नाम था कृष्ण सिंह। तो इन्होंने यहाँ पर यह निर्णय लिया है कि ठिकानेदार कृष्ण सिंह की शिकायत मेवाड़ महाराणा से की जाए तथा इन्होंने यहाँ बिजोलिया ठिकानेदार कृष्ण सिंह की शिकायत, किसकी शिकायत? कृष्ण सिंह है भाई। जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तब का नाम क्या ठिकानेदार का? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह की शिकायत मेवाड़ महाराणा से करने का विचार किया। मेवाड़ महाराणा से करने का विचार किया। और इस समय जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ है तब इस समय मेवाड़ महाराणा कौन थे ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों फतेह सिंह जो थे वो इस समय यहाँ के मेवाड़ महाराणा थे। तो ठिकानेदार कृष्ण सिंह की शिकायत की जाएगी, मेवाड़ महाराणा से की जाएगी कि साहब हमारे यहाँ से ठिकानेदार जो है यहाँ पर लगभग 84 प्रकार के लागबाग कर वसूल कर रहा है, जिससे किसानों की स्थिति जो है ठीक नहीं है। हो सकता है मेवाड़ महाराणा से जब शिकायत की जाए तो इस समस्या का कुछ निवारण हो सकेगा। तो अब जब शिकायत की जाएगी तो किसी न किसी व्यक्ति का चुनाव तो किया जाएगा कि शिकायत करके कौन आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इस कार्य हेतु मतलब शिकायत करने के लिए इस कार्य हेतु ठाकर जी व नानजी पटेल नामक दो किसानों का चुनाव किया गया तथा इन दोनों को महाराणा के पास भेजा गया। किसके पास भेजा गया जी? मेवाड़ महाराणा के पास में भेजा गया। मेवाड़ महाराणा कौन है? फतेह सिंह है क्या? बिल्कुल। ठाकर जी और नानजी पटेल जो है ये दोनों जाएंगे, ठिकानेदार कृष्ण सिंह की शिकायत करके आएंगे। किससे करके आएंगे? मेवाड़ महाराणा से करके आएंगे क्या? बिल्कुल करके आएंगे। तो इस कार्य के लिए इन दोनों व्यक्तियों का चुनाव मेरे प्यारे साथियों किया गया। यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी। चलो आगे फिर चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिएगा तो बात अगर की जाएगी, एक सेकंड बस मैं 1 सेकंड का टाइम लेना चाहूंगा जी। तो देखिएगा जी मेरे प्यारे साथियों बात अगर की जाएगी, हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं आपके इस बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। और मैंने ये कहा ठाकर जी और नानजी पटेल का चुनाव किया गया, मेवाड़ महाराणा के पास में अब जाएंगे। तो देखिएगा लगभग 6 महीने तक इन्हें मेवाड़ महाराणा से मिलने नहीं दिया गया। लगभग 6 महीने तक इन्हें मेवाड़ महाराणा से मिलने नहीं दिया गया तथा मिलने के बाद महाराणा ने हामिद अली, जो आपके यहाँ पर राजस्व मंत्री है भाई, हामिद अली को बिजोलिया भेजा कि आप जाइए और किसानों की वास्तविक स्थिति क्या है, क्या उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो इसकी जांच करके आइए। भैया राजस्व आपके अधिकारी है ये हामिद अली यहाँ पर, और इसको भैया भेजा गया है, बिजोलिया भेजा गया है ताकि ये किसानों की स्थिति की जांच करके आए। अब इस हामिद अली ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की स्थिति दयनीय बताई, लेकिन भैया मेवाड़ महाराणा की तरफ से इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके ठिकानेदार कृष्ण सिंह के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है।
इस आंदोलन को हम 3 फेज में बांट करके देख सकते हैं। एक तो प्रथम फेज में हम बात कर सकते हैं 1897 से 1916, फिर 1916 से 1927 और 1927 से 1941। मैं आगे बता दूंगा आपको, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि हामिद अली की बात हम कर रहे थे। हामिद अली ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की स्थिति दयनीय बताई तथा रिपोर्ट महाराणा के पास भेजी गई। परंतु महाराणा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब मेवाड़ महाराणा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो मेरे प्यारे साथियों, ठिकानेदार कृष्ण सिंह के हौसले बुलंद होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ठिकानेदार कृष्ण सिंह ने 1903 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों आपके यहाँ पर एक नया कर लागू कर दिया जिसका नाम था चौरी कर। ठीक है ना? 1903 ईस्वी में ठिकानेदार ने चौरी नामक कर लागू कर दिया। तो चौरी को लागू करने वाले ठिकानेदार का नाम क्या है जी? या आपके कृष्ण सिंह है क्या? चौरी कर अभी बताया था मैंने आपको। मैंने ये कहा था ठिकानेदार द्वारा किसान के द्वारा जब भी अपनी पुत्री का विवाह किया जाएगा तो उसकी एवज में ठिकानेदार को कर देना पड़ता था। ठिकानेदार कर वसूलता था, उसे चौरी कर कहा गया था। लेकिन किसानों के द्वारा इसका विरोध किया गया। न केवल चौरी कर लागू किया गया बल्कि जो मेवाड़ महाराणा से शिकायत करने गए थे आपके ठाकरी और नानजी पटेल, उनकी बात अगर की जाएगी तो उनके बिजोलिया प्रवेश पर भी पाबंदी लगाने का कार्य किया गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपके यहाँ पर किसानों के द्वारा विरोध किया गया। अर्थात जब चौरी कर लागू हुआ तो 2 वर्ष तक किसानों ने अपनी पुत्रियों का विवाह ही नहीं किया। अब जब विवाह नहीं किया तो भैया मजबूरी में ठिकानेदार के द्वारा यहाँ पर इसकी जो चौरी कर जो लागू किया गया उसको माफ करना पड़ा। अर्थात किसानों ने न केवल विवाह किया बल्कि अपनी भूमि को पड़त रखने का विचार कर लिया। अर्थात मेरे प्यारे साथियों, इसके ऊपर हल जोतने से भी इनकार कर दिया और कई किसान जो है यहाँ से पलायन कर गए, जिसके कारण आपके ठिकानेदार को ये कर जो है समाप्त करना पड़ा। तो मैं सीधी लाइन यहाँ पर लिख सकता हूँ, किसानों के बढ़ते विरोध के कारण यह कर समाप्त करना पड़ा। कौन सा कर समाप्त करना पड़ा जी? ये मेरे प्यारे साथियों आपके जो मैंने बताया चौरी कर। अब 1906 की बात आती है। 1906 ईस्वी की बात मैं अगर आपको बताऊं तो 1906 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों आपके कृष्ण सिंह के स्थान पर नया ठिकानेदार पृथ्वी सिंह यहाँ का ठिकानेदार बना और पृथ्वी सिंह ने गद्दी नशीनी कर के एवज में किसानों से कर वसूल किया। अर्थात कौन सा? तलवार बंधाई कर। 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह, क्या नाम बताया है? पृथ्वी सिंह यहाँ का ठिकानेदार बनता है जी। पृथ्वी सिंह यहाँ का ठिकानेदार बना तथा इसने तलवार बंधाई नामक नया कर वसूल किया। तलवार बंधाई नामक नया कर वसूल किया। किसने वसूल किया जी? ये मेरे प्यारे साथियों पृथ्वी सिंह ने, ठिकानेदार ने यहाँ पर किसानों से तलवार बंधाई कर वसूल किया है। क्योंकि प्रत्येक जब नया ठिकानेदार गद्दी पर बैठता था
तो महाराणा के पास में गद्दी नशीनी कर के एवज में जो है टैक्स भेजना पड़ता था। अब तक के जो ठिकानेदार थे वो तो अपने कोष से ही हुए पैसा भेजा करते थे, लेकिन आपके पृथ्वी सिंह जो है उसके द्वारा ये कर जो है ये भी आपके किसानों से ही वसूल किया गया। अब देखिएगा जी, इसका विरोध साधु सीताराम दास फतेहकरण चारण वह ब्रह्मदेव के द्वारा किया गया। किसका विरोध किया गया? जो आपके तलवार बंधाई कर यहां पर वसूल किया गया पृथ्वी सिंह के द्वारा, इसका विरोध अपने को देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दो ठिकानेदारों की बात मैंने आपको अब तक बताई है। पहले का नाम कृष्ण सिंह था और दूसरे की बात अगर की जाएगी तो दूसरे का नाम बताया पृथ्वी सिंह। 1914 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों यहाँ का ठिकानेदार अल्पवयस्क आयु में, क्योंकि आपके पृथ्वी सिंह का देहांत हो जाने के कारण केसरी सिंह यहाँ का ठिकानेदार बना। और यहाँ पर जो आपके राजस्व वाला मामला है, या फिर मैं यूं लिख दूं कि यहाँ का प्रशासन जो है इसके कारण अमर सिंह राणावत को सौंपा जाता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1914 ईस्वी में अल्पवयस्क आयु में 1914 ईस्वी में अल्पवयस्क आयु में केसरी सिंह यहां का ठिकानेदार बना। केसरी सिंह यहां का ठिकानेदार बना। आता है अमर सिंह राणावत को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। किसको प्रशासक नियुक्त किया गया है? अमर सिंह राणावत को यहाँ का प्रशासक जो है ये मेरे प्यारे साथियों नियुक्त किया गया है। अब देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था क्या? 1914 ईस्वी की बात अगर की जाएगी, बिल्कुल प्रारंभ हो चुका था प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय यहाँ के ठिकानेदारों को भी अंग्रेजी सरकार अर्थात युद्ध कोष में सहायता पैसा जमा कराना था, और इसीलिए यहाँ पर ठिकानेदार के द्वारा ये आपके युद्ध सहायता कोष में आया। या फिर मैं यूं कह दूं कि अंग्रेजों की सहायता करने के लिए जो पैसा इकट्ठा करना है वो इन्होंने किसानों से ही वसूल किया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता अर्थात युद्ध कोष में पैसा जमा कराने हेतु किसानों से कर वसूल किया गया। किसानों से कर वसूल किया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके इसका भी विरोध होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल वही साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने विरोध भी किया। माणिक्यलाल वर्मा जो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर पुस्तकालय में नौकरी करते थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया और वे भी इस आंदोलन में मेरे प्यारे साथियों कूद पड़ते हैं। तो यहाँ पर किसान से अनेक प्रकार के लागबाग और कर जो हैं ये मेरे प्यारे साथियों वसूल किए जा रहे हैं। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया माणिक्यलाल वर्मा की बात हमने की है। माणिक्यलाल वर्मा ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, नौकरी से त्याग पत्र दे दिया तथा इस आंदोलन से जुड़ गए। और दूसरी बात हम अगर करें मेरे प्यारे साथियों, माणिक्यलाल वर्मा ने किसानों में जोश पैदा करने के लिए
क्या कोई गीत लिखा था क्या? बिल्कुल गीत लिखा था, और इस गीत के शीर्षक की बात अगर की जाएगी तो इसके शीर्षक का नाम आता है जी अर्जी। क्या नाम है? अर्जी शीर्षक से माणिकलाल वर्मा के द्वारा गीत लिखा गया और किसानों में जोश पैदा करने का कार्य यहाँ पर किया गया। अब आपको पता होगा कि विद्या प्रचारिणी सभा जिसकी स्थापना हरिभाई किंकर के द्वारा की गई थी, और हरिभाई किंकर के द्वारा स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा की एक शाखा आपके बिजोलिया में साधु सीताराम दास के द्वारा स्थापित की गई थी, और वो इसी सभा के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए चित्तौड़ गए हुए थे, और वहीं पर साधु सीताराम दास की मुलाकात जो है वो विजय सिंह पथिक से हो जाती है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको ये बताया कि हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा की बिजोलिया शाखा की स्थापना साधु सीताराम दास ने की थी। साधु सीताराम दास ने की। अब ये साधु सीताराम दास जो है, मैंने आपको ये बताया इसी सभा के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए सीताराम दास चित्तौड़ गए, जहां इनकी मुलाकात विजय सिंह पथिक से हुई। और यहीं पर मेरे प्यारे साथियों पथिक को आग्रह किया साधु सीताराम दास ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहीं पर सीताराम दास ने, मतलब साधु सीताराम दास की बात कर रहा हूं मैं, सीताराम दास ने पथिक को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा। अब यहां पर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए साधु सीताराम दास के द्वारा विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। इस प्रकार पथिक 1916 ईस्वी की बात हम अगर करेंगे, 1916 ईस्वी में इस आंदोलन से जुड़े। कौन से आंदोलन से? आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से पथिक कब जुड़े भाई? 1916 ईस्वी की बात मैंने आपको बताई है। 1916 ईस्वी में पथिक जो हैं ये मेरे प्यारे साथियों इस आंदोलन से आपके जुड़ जाते हैं। तो अब इस आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये पथिक के द्वारा किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों पथिक इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। किसान उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। फिर 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना करेंगे, वहां से आपके समाचार पत्र भी प्रकाशित करेंगे। इन सब का बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे अपना अगला सेशन जो रहेगा, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन भी आपका कंप्लीट करवा दूंगा। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों और जो इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण आंदोलन आते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए ये सब आपका महत्वपूर्ण सेशन था अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। मेरे प्यारे साथियों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड रहेगा प्रवीण11। इसका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड पीडीएफ और आपके नोट्स अवेलेबल रहेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन भी मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये आपके लिए 10% का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं रेफरल कोड मेरा अप्लाई करके प्रवीण11। जिस प्रकार मान लीजिए आप आरपीसी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 6 महीने का, जिसकी फीस आपके 5600 रुपये है, तो कोड अप्लाई कर देने के बाद 5040 का ये सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों मिल जाएगा।
तो ये आपका मैंने बता दिया 10% ऑफ प्राप्त अगर आप करना चाहते हो तो रेफरल कोड प्रवीण 11 का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और आप यहाँ पर मुझे प्रवीण कुमार के नाम से सर्च करके फॉलो कर लेना, ताकि मेरे द्वारा जो भी स्पेशल सेशन लगाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल सकेगा। ये बिल्कुल फ्री स्पेशल सेशन रहते हैं। रेफरल कोड प्रवीण 11 लगा देने से ना केवल मेरी क्लासेस बल्कि आपको जितने भी एजुकेटर उनकी सबकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। और फ्री वाली क्लास में भी एंट्री से पहले अगर कोड पूछता है तो आप प्रवीण 11 लगा करके आसानी के साथ ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइस, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आज के इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो अभी तक भी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अगले सेशन में करने वाले हैं। और आज आपको पता होगा 30 मार्च है मेरे प्यारे साथियों, और 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। तो आप सभी को राजस्थान दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, और आने वाले आपके रिट के एग्जाम में आप लोगों को सफलता प्राप्त हो, यही मेरी मनोकामना रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।